मेरठ में कंकरखेड़ा स्थित मार्शल पिच पर आज 100 बेड के कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का भूमि पूजन हुआ है। इस समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाग लिया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली शिलान्यास भी किया है। इस अस्पताल की निर्माण लागत लगभग 148 करोड़ रुपए है और ये 5.8 एकड़ में बनेगा। सीएम योगी ने समारोह में कहा है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन आ रहा है। 1947 से 2017 के बीच केवल 17 मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए थे, जबकि अब 75 में से 64 जिलों में मेडिकल कॉलेज या निर्माणाधीन है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में अब 2 एम्स भी है, जिससे क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद में एक और एम्स की स्थापना के लिए दिल्ली एम्स से सहमति बनने की बात भी साझा की है। इससे गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ और बुलंदशहर के निवासियों को चिकित्सा सुविधाएं और बेहतर मुहैया होंगी। आज मेरठ वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से आरोग्य के देव भगवान धन्वंतरी की इस पावन जयंती पर पूरे देशवासियों को हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का आज यहां पर देशवासियों को सौगात जहां प्राप्त हो रही है, वहीं साथ ही साथ 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर आयुष्मान भारत के माध्यम से प्राप्त हो, इसकी सुविधा का भी शुभारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एएसआईसी के हॉस्पिटल के शिलान्यास, आयुष्मान भारत की सुविधा 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक नागरिक के लिए प्रारंभ होने, उत्तर प्रदेश के अंदर सीडीआरआई और एम्स गोरखपुर को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की परियोजना के साथ ही तमाम नए चिकित्सा संस्थान देश के अंदर प्रारंभ करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को, मेरठ वासियों को, जो श्रमिक इसका लाभ लेंगे, उन श्रमिकों को, जिन लोगों को लखनऊ और गोरखपुर की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा, इन सबको मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। सोने चांदी के आभूषण की खरीद हमेशा चलती रहती है, लेकिन इस बार धनतेरस के मौके पर चांदी और सोने की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रही है। बावजूद इसके गोरखपुर में शराब व्यवसायी की दुकानों पर ग्राहक जमकर खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। चांदी के लक्ष्मी गणेश, चांदी के नोट, चांदी के सिक्के आदि कई आकर्षण आभूषण को खरीदने के लिए ग्राहकों का तांता लगा हुआ है। इस पूरी रिपोर्ट के जरिए देखिए। धनतेरस को लेकर पूरी तैयारी है। मैं इस समय मौजूद हूँ एक उर्दू बाजार स्थित आभूषण के दुकान पर और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे खरीदारी चल रही है। तमाम महिलाएं हैं, पुरुष हैं और लोग बाकायदे यहाँ पे जो है, चूंकि आज का दिन बहुत शुभ होता है और शुभ दिन में जो है लोग तमाम तरह की खरीदारी करते हैं। इसी तरह आभूषण की भी खरीदारी करते हैं और साथ में बर्तन होता है और पटाखे होते हैं, तमाम तरह की खरीदारी होती है। आप देखें यहाँ पे कि सुबह के जो है अभी लगभग 1 बज रहे हैं और 1 बजे ही किस तरीके से यहाँ पे भीड़ है और तमाम जो है महिलाएं, औरतें, लड़कियां यहाँ पे खरीदारी कर रही हैं। बात करेंगे यहाँ पे क्या कुछ आज धनतेरस का त्योहार है, क्या कुछ खास है आज? आज के दिन खरीदारी सब लोग करते हैं। आज के दिन जरूरी होता है खरीदारी करना। सब लोग चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ लें। और कुछ नहीं। तो क्या कुछ खरीदारी कर रही हैं आज? क्या मंगलसूत्र खरीदा रहा है। मंगलसूत्र खरीद रही हैं? अच्छा, डायमंड का। अच्छा। कहाँ से आप? शहर से ही हैं कहीं? गोरखपुर से हैं। गोरखपुर से ही हैं।
आप बताइए क्या खरीदारी चल रही है आज? ये मंगलसूत्र ले रहे हैं सर हम लोग। आप भी मंगलसूत्र ले रही हैं? आप भी हम लोग साथ मंगलसूत्र? नहीं है सर, हम लोग साथ नहीं है। अच्छा अच्छा। तो कितना शुभ आज का दिन है। पता चला है कि 3:30 बजे से राहु भी शुरू हो जाएगा, उसके बाद ही खरीदारी होना चाहिए। जी जी ऐसा कोई बात नहीं जी। ऐसा कोई बात नहीं है, वो गलतफहमी नहीं पालना चाहिए। हाँ। जो लेना चाहिए खरीदना चाहिए वो खरीद लेना चाहिए। हाँ। फालतू के दिमाग में टेंशन डालने से क्या फायदा, अपना जो दिल करे वो करना चाहिए। और किसी बात में नहीं आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से खरीदारी है, और लोग बता रहे हैं कि आज राहु काल भी है 3:30 बजे से, और 1 घंटा तक रहेगा। उसके बाद जो है भी जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ है, लोग पूरी तरीके से यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। बात करेंगे यहाँ के ओनर से और जानेंगे कि कितनी आज जो है बिक्री की क्या संभावना है। सर नमस्कार, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जनता टीवी की तरफ से। शुभकामनाएं। क्या कहेंगे, आज धनतेरस का त्योहार है और कितना उत्साह है, ग्राहक को देख रहे हैं कि काफी यहाँ पे संख्या में है। सबसे पहले तो धनतेरस और दिवाली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस दिन का हम लोग खास करके ज्वेलरी इंडस्ट्री में पूरे वर्ष इंतजार रहता है, और इस वर्ष भी हम लोग बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिछले साल के बनिस्बत 15 से 20% की ग्रोथ आनी चाहिए। लोगों में बहुत उत्साह है, त्यौहार को लेकर के चहल पहल है। और सोने और चांदी के इतने भाव होने के बावजूद भी हम लोग पहले सोच रहे थे कि पता नहीं मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, पर हम लोगों को बहुत अच्छा रुझान दिखाई दिया है। शायद ऐसी उम्मीद है कि सोने के दाम और चांदी के दाम भविष्य में और अच्छा ग्रो करेंगे, तो लोग सोने को निवेश की दृष्टि से भी देख रहे हैं। तो लोगों में मार्केट में बहुत चहल पहल है। हर एक दुकानदार अपने हिसाब से कोई ना कोई ऑफर भी दे रहा है जिसका लाभ लोग उठा रहे हैं। हमारे ब्रांड में भी एक बहुत ही अच्छा ऑफर है जिसमें हम 100% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर, और 50% डिस्काउंट है गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई पर। तो ऐसा ऑफर शायद हम पहली बार ही लाए हैं जिसका लोग लाभ उठा रहे हैं। धनतेरस का त्योहार है, काफी खुशियों भरा दिन है, और आज के दिन लोग खरीदारी को शुभ मानते हैं। उसके बाद भी राहु काल क्या कहेंगे, राहु काल एकदम 3:30 बजे से लग रहा है, तो क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? जी, जो लोग इसको मानते हैं तो ये बात सही है कि 4:30 बजे तक, 3 से 4:30 बजे तक राहु काल है। पर चूंकि धनतेरस आज के अलावा कल शाम को 6 बजे तक है, तो ये 1-1.5 घंटे से बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। हो सकता है ये 1-1.5 घंटा थोड़ा सा मार्केट स्लो रहे, पर उसके बाद देर रात तक बाजार आज चलेगा, और कल सुबह से लेकर के शाम को 6 बजे तक है, तो इसका मार्केट 2 दिन रहेगा आपकी धनतेरस का। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे लोग खरीदारी कर रहे हैं, और खरीदारी तमाम औरतें, चूंकि आज राहु काल भी लग रहा है, उसके बाद भी जो है खरीदारी में कोई कमी नहीं है। और जैसा कि दुकानदार ने बताया कुछ लोग मानते हैं, तो इसको लेकर जो है 4:30 बजे से और ज़्यादा जो है दुकानों में भीड़ बढ़ने की संभावना है। तो जनता टीवी की तरफ से भी आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। तो प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने दिव्यांगजनों के निर्मित की गई उत्पादों की भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, जिसके चलते सहारनगंज मॉल में लगे दिव्य दीपावली मेले में 21 स्टॉल लगाए गए हैं, जो कि पूरे प्रदेश के अलग अलग जगहों से आए मुख बाधिर छात्र छात्राओं और उनकी संस्थाओं ने लगाया है। इस दौरान मंत्री नरेंद्र कश्यप ने सभी की खुलकर सराहना की है। वहीं यूपी उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने बड़े बड़े दावे भी किए हैं। इसी को लेकर जनता टीवी ने नरेंद्र कश्यप से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हैं। सर, दिव्यांगजनों का आज एक बहुत बड़ा मेला लगाया गया है, बहुत बड़ी उपलब्धि भी है, क्योंकि जिस तरह से स्टॉल्स लगाई गई हैं काफी कुछ देखने लायक है यहाँ पर। किस तरह से देखते हैं? दीपावली का बहुत बड़ा राष्ट्रीय पर्व हम लोग अभी जल्दी में मनाने वाले हैं। मैं अपने दिव्यांग परिवार के सभी भाई बहनों को दीपावली के शुभागमन की सर्वप्रथम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज लखनऊ के इस पवित्र स्थान पर दिव्यांग कल्याण के हित में काम करने वाली बहुत सारी संस्थाओं ने, दिव्यांग भाई बहनों ने दीपावली के शुभ अवसर पर अलग अलग हुनर के साथ, अलग अलग योग्यता के साथ
लगभग 21 स्टॉल्स के माध्यम से बहुत सारे खाद्य पदार्थों का निर्माण करके, घरेलू चीज़ों का निर्माण करके, मशीनरी का निर्माण करके इस बात को साबित किया है कि हमारे उत्तर प्रदेश के दिव्यांग सशक्त भी हो रहे हैं, हुनरमंद भी हो रहे हैं। तो ऐसे सभी दिव्यांगजनों को, ऐसी सभी संस्थाओं को जो दिव्यांगजनों के हुनर को अपने अपने स्टॉल के माध्यम से, अपने अपने प्रयास के माध्यम से जनता के समक्ष ला रहे हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली हम सब के लिए, सभी दिव्यांग भाई बहनों के लिए शुभ हो, और जो प्रयास आज संस्थाओं ने, दिव्यांगजनों ने किया है, उनके प्रयास के माध्यम से वो सशक्त हों और उत्तर प्रदेश में वो अपनी पहचान को मजबूत कर सके। इसके लिए आज हम लोगों ने अवलोकन किया। हमें प्रसन्नता है कि सभी दिव्यांग संस्थाएं और हमारा विभाग भी लगातार दिव्यांगजनों के लिए काम करके अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभा रहा है। सर कुछ एक राजनीतिक सवाल, 9 सीटों पर सर उपचुनाव होने जा रहा है, कितनी मजबूती भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिख रही है? देखिए, अब दिव्यांगजनों का मेला है, दीपावली का खुशी का माहौल है, राजनीतिक चर्चा का बहुत सारा अवसर हुआ करेंगे आपके साथ, लेकिन इतना एक सवाल बस आखिरी है आपसे। अभी एक कस्टोडियल डेथ हुई, उसको लेकर प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव सब ने ट्वीट किया और कहा कि पुलिस जो बेअंदाज हो गई है और थानों में सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश सरकार में हुई हैं। तो सर इसको कैसे देखते हैं आप, क्योंकि लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर है? देखिए, पहले सवाल का उत्तर मैं कहना चाहता हूं कि जिन 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में 13 तारीख को बाई इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी और डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के माध्यम से हमारी पार्टी सभी सीटों को जीतेगी, जीतने के लिए जा रही है। जहां तक पुलिस कस्टडी में मृत्यु का सवाल है, तो उस पर कल मुख्यमंत्री जी ने सख्त फैसला भी लिया है और पीड़ित परिवार को 10 लाख की राहत राशि देकर अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। हमारी सरकार किसी प्रकार से भी, किसी भी कस्टडी में किसी भी मृत्यु को जस्टिफाइड नहीं करती है। जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नरेंद्र कश्यप जी हैं, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और इनका कहना है कि सरकार चाहे कस्टोडियल डेथ का मामला हो और या फिर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगे हैं उसको लेकर जो आरोपी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा दिव्यांगजन मेले में उन्होंने कहा है कि लगातार उनका दिव्यांगों का सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम है वो विभाग की तरफ से कराए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौखीर कुद्वई, जनता टीवी, लखनऊ। तो संगम नगरी में दीपावली के पर्व की धूम देखने को मिल रही है। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं दीपावली पर आतिशबाजी का दुष्प्रभाव मानसिक रोगियों पर पड़ता है। इसी को लेकर मानसिक रोगियों को दुष्प्रभाव से किस तरह से बचाया जा सकता है, इसको लेकर जनता टीवी ने डॉक्टर राकेश पासवान से खास बातचीत की है। सुनिए। दीपावली करीब है और ऐसे में पटाखों की बात अगर दीपावली में ना हो तो फिर बेकार है। फिलहाल दीपावली में जिस तरह से पटाखे बजते हैं, मगर इसका दुष्प्रभाव मानसिक रोगियों पर किस तरह से पड़ता है, हमारे साथ डॉक्टर राकेश पासवान है। आपका जनता टीवी में स्वागत है। सर, ये जो मानसिक रोगी होते हैं काफी विचलित हो जाते हैं पटाखों की आवाज से, तो इनके लिए क्या, किस तरह से ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से परहेज करना चाहिए जिनसे उनको कोई तरह की हानि ना पहुंचे? सबसे पहले जनता टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दीपावली का जो पर्व है वो बहुत ही हर्षोल्लास से भारत में मनाया जाता है और निश्चित रूप से बहुत मानसिक तनाव को कम करता है। ऑफिस में, स्कूलों में जो लोग, बच्चे बड़े काम करते हैं और तनाव में रहते हैं, ये दीपावली के पर्व में एक एंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा साधन उनको मिल जाता है। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि सरकार के गाइडलाइन के विपरीत लोग बहुत देर तक और बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रोड्यूस करने वाले, बहुत ज़्यादा प्रदूषण करने वाले पटाखों का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से मानसिक रोगी बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। कई बार तो सामान्य लोग भी सो ना पाने की वजह से घबराहट, बेचैनी, अवसाद जैसी परेशानियों के साथ में हमारी ओपीडी में आते हैं। तो ये देखा गया है कई बार कि जो दीपावली है उसको जो लोग सही तरीके से नहीं मनाते हैं वो लोग दूसरे लोगों की परेशानियों का सबब बनते हैं और इस
खुशी के त्योहार को एक गम के रूप में बना देते हैं। इस तरह से मानसिक रोगियों को इस पे अपना ध्यान उनके परिवार वालों को रखना चाहिए कि जिससे उनको इस हानि ना पहुंचे। मानसिक रोगियों को बहुत ज़्यादा तेज रोशनी और बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ से दिक्कत हो सकती है, अतः कोशिश ये करना चाहिए कि बहुत तेज आवाज़ वाले और बहुत तेज रोशनी वाले पटाखों से उनको दूर रखें, और साथ ही साथ उनके लिए सोने का जो समय है उस समय कोशिश यही करें कि जो पटाखे वगैरह है उनकी आवाज़ ना हो। अगर हो सके तो आप जैसे पटाखे वगैरह नहीं बंद करा सकते हैं तो ईयरबड वगैरह लगा करके उनको ध्वनि से बचाव कर सकते हैं। देखिए, हमारे साथ डॉक्टर राकेश पासवान ने बात काफी महत्वपूर्ण बात कही कि अपनी दीपावली अच्छी करने के लिए दूसरों की दीपावली खराब ना करें, और खास तौर से जो मानसिक रोगी हैं उनका भी ध्यान रखें, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, और जो मानसिक रोगी उनके परिवार वालों को ध्यान रखना चाहिए, या तो उन्हें अंदर कमरे में ऐसी जगह रखना चाहिए कि जहां आवाज कम पहुंचे, या एयरबड्स जैसी चीजें उनको ईयरफोन वगैरह देनी चाहिए कि जिससे वे इन हानिकारक साउंड से बच सके और उनकी भी दीपावली अच्छी हो। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आबिर, प्रयागराज। तो मथुरा के रतन सिंह विद्या निकेतन स्कूल में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर इंडिया ओवरसीज बैंक के सहयोग से भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान स्कूल के बच्चों ने सुंदर सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुति की है। वहीं आयोजकों ने बच्चों को उपहार भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया है और साथ ही लोगों को अपने आसपास के तथा कहीं भी भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने के लिए शपथ भी दिलवाई गई है। जैसा कि आपको बताया, श्री रतन विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल में विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया गया है। इसका मेन उद्देश्य है कि जो भी शुरुआत होती है वो बच्चों से होती है। अगर बच्चे को शुरू में ही उसके संस्कारों के बारे में बता दिया जाएगा, क्योंकि ये जो रिश्वत है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, ये देश को खोखला कर देता है। जिस देश में इसकी नींव जम जाएगी तो वो देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। तो हमारा उद्देश्य ये था, क्योंकि इनका जो मोटो है, जो इनका एम है, बहुत अच्छा है। और जैसा कि बताया सर ने कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के उसमें जन्मदिन के उपलक्ष्य में कराया जाता है, और मैं इनका बहुत आभारी हूँ, दोनों का, शाह साहब का और हेमंत जी का, कि इन्होंने हमारे स्कूल को इसके लिए काबिल समझा और इन्होंने अपना उचित समय हमें दिया। तो गाजियाबाद से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, गाजियाबाद कोर्ट में सुनवाई के दौरान बवाल हो गया है। वकीलों और जज में झड़प हो गई है, जमकर लाठी कुर्सियां भी चली हैं। बड़ी जानकारी, पुलिस ने हंगामा कर वकीलों को खदेड़ दिया है वहां से। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ा अपडेट आपके सामने। गाजियाबाद कोर्ट में सुनवाई के दौरान बवाल छिड़ गया, वकीलों और जज में झड़प हो गई है। झड़प के दौरान आपको बताते चले कि जमकर लाठी डंडे भी चले हैं। तस्वीरें आपके सामने है, किस तरह से यहाँ पर एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी जा रही हैं। झड़प की तस्वीर देखिए, नौबत यहां तक पहुंच गई कि पुलिस इसमें पहुंचती है और पुलिस पूरी दखलंदाजी करती है। देखिए तस्वीर आपके सामने है, किस तरह से नोकझोंक चल रही है। आज जिला जज के न्यायालय में गाजियाबाद में बेलों की सुनवाई हो रही थी। बेल सुनवाते समय हमारे एक वरिष्ठ अधिवक्ता नाहर सिंह यादव जी, उन्होंने अपनी बेल को शीघ्र सुनने की जिला जज महोदय से रिक्वेस्ट करी। उससे जिला जज महोदय काफी आक्रोशित हो गए और इतने आक्रोशित हो गए कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग करा, गाली गुप्तार किया गया। और जिला जज महोदय ने अपने पहने हुए ग्राउंड को, जो एक सम्मानित एक वस्त्र होता है वकीलों का, उसको नीचे फेंक के मारा और वकीलों को अपमानित किया, गाली दी। उससे वकील आक्रोशित हो गए और जिला जज के आदेश पर फोर्स ने आकर के कई वकीलों को घायल किया। उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं अभिषेक यादव, उनका सिर फट गया है। इसके अलावा भी कई वकील घायल हैं। जज ने पहले बहस की। पुलिस को बुलाया, जिला जज के द्वारा पुलिस बुलाएगी। मौके पर एसपी सिटी, एसीपी श्रीवास्तव, एसएचओ मलिक, जो थाना समिति थाना है कविनगर, काफी फोर्स थी। उसके बाद इन्होंने जो रिजर्व फोर्स होती है, रिजर्व फोर्स भी बुला कर रखी हुई है और कोर्ट परिसर के जितने भी दरवाजे हैं पुलिस ने सबको अपने बस में कर लिया, सब ताले लगा दिए। बात करें वकीलों की और पुलिस की, कुछ लाठीचार्ज और हाथापाई की बात भी आई है, क्या पूरा मामला था, किस वजह से हुआ था? देखिए, इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है तो यहाँ का जिला जज है। जिला जज का व्यवहार कभी भी वकीलों के प्रति, चाहे कितना भी सीनियर वकील है, कितने भी जूनियर वकील है, उनके प्रति हमेशा गलत रहा है, दुर्भाव
पूर्ण रहा है। हमेशा जैसे बदतमीजी होती है, जिला जज एक अधिकारी ना होकर ऐसा व्यवहार डायस पे बैठ कर करता है जैसे कोई बदमाश किस्म का व्यक्ति हो। जिला जज को मर्यादा जो कोर्ट की होती है, वो कोर्ट की मर्यादा का कभी ख्याल नहीं रखते हैं, और आज भी उन्हीं की वजह से सब ये सब हुआ है। उन्हें इस तरह से जो व्यवहार किया, उन्होंने कोर्ट उतार के फेंक दिया, उन्होंने बैंड उतार दिया कि आजा मैं नीचे आ रहा हूँ, इस तरह से फाड़ दिया, कोर्ट उतार के फेंक दिया। इस तरह से ये भी एक कोर्ट की अवमानना के दायरे में आता है। कोर्ट की उन्होंने अवमानना की है और इस तरह से वकीलों को उन्होंने उकसाया है कुछ करने के लिए। अब निश्चित रूप से जब तुम गाली दोगे ऊपर खड़े होकर, तुम दुर्व्यवहार करोगे तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। उसकी प्रतिक्रिया हुई, फिर पुलिस को बुला के पुलिस से लाठीचार्ज कराया। तो ये निंदनीय आज जिला जज का जो कार्य है, ये निंदनीय कार्य है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बाल संत अभिनव अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और जान से मारने की धमकी दे जाने को लेकर मथुरा पुलिस को शिकायत दे दी है। दरअसल अभिनव अरोड़ा की मां ज्योति अरोड़ा की ओर से पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर में कहा गया है कि मेरे बेटे अभिनव अरोड़ा को इस महीने की शुरुआत में 7 यूट्यूबर्स ने ट्रोल किया था। इन वीडियो में अनुभव को टारगेट करते हुए अपमानजनक सामग्री परोसी गई, जिसके कारण हमें लंबे समय से नफरत भरे कॉल और संदेश मिल रहे थे। फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में बीएनएस की धारा 351 4A के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्या कारण है? देखिए, मैं चाहता नहीं था कचहरी में ये यूट्यूबर्स के खिलाफ केस करना, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। राम जी का उद्देश्य नहीं था खरदूषण का वध करना, लेकिन खरदूषण ने इतना उत्पात मचा दिया था कि राम जी को न्याय के लिए आगे बढ़ना ही पड़ा। तो आज आप जो कोर्ट आए हैं, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं? 7 लोग हैं। वो लोग कौन है? सब यूट्यूबर हैं, कुछ और भी हैं? यूट्यूबर्स ही हैं। आखिर क्या कारण था कि उनके खिलाफ आप रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं? कोई वजह तो होगी। देखिए, हमें धमकियां दी जा रही है, मुझे गालियां दी जा रही है। तो परिवार को भी परेशानी हो रही है इससे? जी, इसके इफेक्ट मेरे भैया पिताजी पर भी पड़ रहे हैं। धमकियां जो आपको आ रही है, कहाँ से आ रही है? यूट्यूबर्स और अलग अलग तरह के मेरे घर वालों के पास फोन आ रहे हैं। कितने कॉल आ रहे होंगे? लगभग 500। आपने बताया था कि मेरी भक्ति पर भी सवाल उठाए हैं। क्या सवाल था भक्ति पर, आप जो बता रहे हैं? और मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है। पहले वो मजाक में करते थे तो हमें लगता था वो भी कुछ व्यू ही कमा रही हैं, कुछ कमा रही हैं, तो हमने बिल्कुल लाइटली दिया था, मुझे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब बात मेरी भक्ति की आ गई है, मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है। अरोड़ा के तरफ से एक वीडियो वायरल हुआ था। उन वीडियो पर एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि उनके साथ में कुछ लोगों ने फोन पर व्हाट्सएप पर बात कही है। उनसे तहरीर ले करके जो उचित सेक्शन में एफआईआर पंजीकृत कर लिया गया है, उसमें विवेचनात्मक कार्रवाई इसमें की जा रही है। सर, एफआईआर में क्या जिक्र किया है, क्या दिया है उन्होंने तहरीर में? वो जिन्होंने कंटेंट लिखा है, वो कंटेंट के आधार पर हमने एफआईआर पंजीकृत कर लिया गया है। बाकी सब विवेचना का बिंदु है, विवेचना में सब कुछ साथ इकट्ठा करके कार्रवाई की जाएगी। सर, उन्होंने कुछ यूट्यूबर के खिलाफ भी शिकायत करी थी। देखिए, आप पहले ही बता चुका कि उन्होंने जो तहरीर दिया था, वो तहरीर में सब कुछ जो लिखा है उसके हिसाब से जो सेक्शन बनता है उसी सेक्शन में एफआईआर पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें जांच की जा रही है। जांच में तथ्यों को इकट्ठा करके जो संबंधित विधि कार्रवाई बनती है, विधि कार्रवाई इसमें की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।